हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेईई मेन 2024 में आया हुआ है और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हाँ कुछ कैलकुलेशन है इसमें। तो देखते हैं क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं इसमें और कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बेसिक तरीके से सोचना ज़्यादा बेटर रहता है। देखते हैं इसमें हम कैसे बेसिक तरीके से सोच सकते हैं। पहले तुम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Let ABC be 3 points. ABC be 3 points on the parabola. मतलब ABC क्या है, जो पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, इसके ऊपर है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि ABC जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है। एंड लेट द लाइन सेगमेंट AB, अब इस पे जो तीनों पॉइंट्स है ना, उसमें से हम AB को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, मीट दी लाइन, वो एक लाइन L जो दिया हुआ है उसे मिलता है, यानी कट करता है उसके ऊपर। तो अब लाइन L के बारे में कहा गया है कि लाइन L थ्रो C पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर है उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कौन, लाइन L। एट द पॉइंट D, और वो AB सेगमेंट को कहां पे कट कर रहा है, या AB सेगमेंट उस लाइन को कहां पे कट कर रहा है, D पे कट कर रहा है। लेट M एंड N रेस्पेक्टिवली बी द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A एंड B ऑन L। अब M एंड 2 पॉइंट्स आ गए, वो क्या है, फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स हैं जो ड्रॉ किए गए हैं। कहां से, A से किस पे, A पे, फिर B से किस पे, A से L पे ड्रॉ किए गए हैं। मतलब A जो A पॉइंट है उससे L पे क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। फिर B से L पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं इसका डायग्राम बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो वो देखते हैं। इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ये y एक्सेस हो गई अपनी, ठीक है, ये हो गई x एक्सेस, ठीक है, और ये पैराबोला हो गया, क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब इसके ऊपर हम 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। अच्छा एक बात और, AB एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर C को मान रहा हूँ तो इससे मैंने क्या कर दिया, एक लाइन पास कर दिया, ठीक है, जो x एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। ये वो पॉइंट है, अपना ओरिजिन है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने कोई मान लो पॉइंट ले लिया A, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया B और इसको मिला दिया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहाँ पे, L पे, ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया M, और B से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया L पे और इसको मैंने कह दिया N, और AB लाइन सेगमेंट L को जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको क्या कहा गया है, D। बात इतनी है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है या किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो देखेंगे यहाँ पे AM डॉट BN अपॉन CD का होल स्क्वायर, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो, अगर और भी कोई मेथड है तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट एक मतलब बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है कि अगर मुझे पॉइंट्स मिल जाए A M B N C D, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर लूँगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लूँगा और जो जो वैल्यू इसमें है उसमें पुट कर दूंगा, और उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो तो कैलकुलेशन है। तो ये अप्रोच लगाते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो ये पैराबोला के ऊपर है A, तो अगर मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लूँ तो ये क्या हो जाएगा, A T1 स्क्वायर कोमा 2A T1। अगर मैं B को लूँ तो मैं क्या ले सकता हूँ, A T 2A स्क्वायर कोमा 2A T2। अच्छा ये फोकस से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम जनरल फॉर्म में ही क्या लेते हैं, इसको T1 ले लिए, इसको T2 ले लिए, T2 के फॉर्म में ले लिए। अगर ये फोकस से पास होता तो कहानी दूसरी होती, फिर तो T1 के फॉर्म में ही लिख सकते थे। अच्छा ये C है, अगर मैं इसको चाहूँ तो T3 के फॉर्म में ले सकता हूँ, बट मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक्स एक्सेस से R डिस्टेंस पे है। R डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है,
कि यहाँ से मुझे ये जो डिस्टेंस है ना r मिल गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया, किसका C पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल गया, वो क्या मिल गया, r मिल गया। और इस r को मैंने पैराबोला में रखा तो r स्क्वायर बाई 6 x मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 6। ये कैसे आया, तो y एक मैंने क्या मान लिया कि जो लाइन l है ना उसका जो डिस्टेंस है किससे, x एक्सिस से, वो कितना है, r है। तो C पॉइंट का मुझे क्या मिल गया, y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मैंने इस भाई पैराबोला पे के ऊपर है तो मैंने y कोऑर्डिनेट कहाँ रख दिया, पैराबोला में रख दिया, तो वहां से मुझे क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, किसके लिए, c के लिए। तो ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं चीजों को, क्या क्या है, a जो a पॉइंट है मैंने उसे क्या मान लिया था, a t1 स्क्वायर कोमा 2a t1, b को मैंने क्या मान लिया, a t2 स्क्वायर कोमा 2a t2, c को क्या मान लिए, r ले लिए थे, तो ये x क्या आ गया, r स्क्वायर बाई 6 और y हमने r मान ही लिया था यहाँ से, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो आ गए। देखेंगे m पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, m क्या है, परपेंडिकुलर है, कहाँ, a से इस लाइन के ऊपर, जो l के ऊपर, जो कि पैरेलल है किसके, x एक्सेस के। मतलब m का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द सेम, जो a का है वही होगा, मतलब a t1 स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r होगा, क्यों, क्योंकि ये l वाली लाइन के ऊपर ही तो है, तो यहाँ पे y तो r ही होगा, फिक्स है, ठीक है। तो m कोऑर्डिनेट क्या आ गया, m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a t1 स्क्वायर कोमा r। n के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो देखो n का कोऑर्डिनेट यहाँ से ये परपेंडिकुलर ही तो है, मतलब यहाँ पे जो x है यहाँ पर भी x तो सेम होगा ना, कोई उसमें डिफरेंस नहीं आने वाला, क्योंकि x तो यही होगा, ठीक है। तो n के लिए x तो क्या हो जाएगा, a t2 स्क्वायर, और y क्या होगा, अगेन ये l के ऊपर ही है तो वहां पे y क्या है, r है, तो ये क्या हो गया, r हो गया। अब इसमें टोटल जो मेहनत करनी है आपको बस एक डी पॉइंट के लिए करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, उसके बाद का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो डी के लिए देखो ध्यान से यहाँ पे मैं बताता हूँ, डी के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एक कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया r, यानी y कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया, r। अब मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ठीक है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर मैं इस जो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इन 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, और उसमें मैं y की जगह क्या रख दूंगा, r रख दूंगा, और उससे क्या मिल जाएगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मतलब d कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। देखते हैं क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 क्या हो जाएगा, 2a t1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो ये क्या हो जाएगा, 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन x2 माइनस x1, a t1 स्क्वायर माइनस a, या इसमें हम क्या ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, x माइनस x1 मतलब a t1 स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करना है और यहाँ से x का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। तो देखो y की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, r, तो ये क्या हो गया, r माइनस 2a t1, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, 2a, इसमें से a को कॉमन ले लिया और 2 को भी बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, तो 2a बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2t माइनस, सॉरी ये क्या हो गया, t2, क्योंकि 2 को तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस t1 अपॉन यहाँ से a को मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या बन गया, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, x माइनस a t1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, r माइनस 2a t1, यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, t। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, t2 माइनस t1 मल्टीप्लाइड बाई भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दूंगा, खोल ही देता हूँ ताकि दिख भी जाए, है ना। तो ये क्या हो गया, t2 माइनस t1, और नीचे क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, और ये क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1, तो इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है, x माइनस a t1 स्क्वायर।
तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस 2a t1 इक्वल टू 2/t2 प्लस t1 और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस a t1 स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस 2a t1, और यहां से इसको भी इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, ये तो मल्टीप्लाई में गया, ये डिवीजन में आ जाएगा, फिर और क्या आ जाएगा प्लस a t1 स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू ये आ गई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और आसानी से बातें क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r t2 प्लस t1, ठीक है r से कर दिए, माइनस 2a t1, अच्छा एक बार करेंगे तो t, भाई इसको अगर हम इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a t1 स्क्वायर, और इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस 2a t1 t2 अपॉन, अच्छा एलसीएम भी ले लेते हैं साथ साथ में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2a t1 स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये किसके इक्वल आ गया, x के, या इधर लिख देते हैं, ये सब x के इक्वल चल रहा है, और नीचे क्या हो गया 2, तो x के इक्वल क्या हो गया r t1 प्लस t2, और देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो माइनस 2a t1 t2 अपॉन 2, ये आ गया x की जगह, मतलब हमारे पास d पॉइंट क्या आ गया, r t1 प्लस t2 माइनस 2a t1 अपॉन 2, और एक क्या आ गया r, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया r। तो ये बातें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई और मेथड अगर हो तो देखना एक बार, बाकी मैं तो ये बहुत बेसिक मेथड ले रहा हूँ, मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो ये तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, और इससे भी आसान कोई मेथड है तो आप देखना एक बार, हो सकता है, क्योंकि मैथ्स में एक मेथड तो होता नहीं है सॉल्व करने का, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप किसी भी मेथड से करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए, क्या चाहिए, ए एम चाहिए, तो देखो ए एम ये हमें निकालना है, तो देखना है ध्यान से, ए यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, दोनों में क्या है y को एक x कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों में सेम है, तो बस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा 2a t1 का अंडर रूट ले लो, भाई स्क्वायर ले लो और फिर क्या अंडर रूट, तो अल्टीमेटली बात तो वही पड़ जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r माइनस 2a t1। अच्छा ये अगर नेगेटिव आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हो पॉजिटिव, तो एक काम करो आप तो स्क्वायर के फॉर्म में ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जाहिर सी बात है, तो आप अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो r माइनस 2a t1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या स्क्वायर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब बी एन, अगली चीज हमें ये चाहिए, तो देखो b यहाँ पे है, ठीक, और n यहाँ पे, दोनों में x के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा r माइनस 2a t2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं r माइनस 2a t2, और मोड लगा दो। एक हमें और चाहिए सी डी, क्या चाहिए सी डी, उसके बाद सब खेल खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सी डी क्या है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे, दोनों में y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, तो बस x वालों को ले लो, तो ये क्या हो जाएगा r t1 प्लस t2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2a t1 t2 अपॉन 2, और यहाँ पे c का लिए तो क्या हो गया माइनस आर स्क्वायर बाई सी 6, ठीक है, और इसका हम क्या लेंगे स्क्वायर, और इसका हम क्या ले लेंगे अंडर रूट, तो मतलब ये क्या हो गया सी डी के इक्वल, देखो इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आ गया 6, तो ये क्या हो गया 3r t1 प्लस t2 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6a t1 t2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 6, इसका क्या हो गया स्क्वायर
और इसका हम क्या लेंगे अंडर रूट। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो सी डी हमारे पास आया है ना वो क्या आ गया 3r t1 प्लस t2 माइनस 6a t1 t2 माइनस ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 6 और इसका मोड लगा सकते हैं। ये हमारे पास आ गया, मतलब हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गए। अब तीनों डिस्टेंस आ गए तो हमें क्या करना है, बस कैलकुलेट कर देना है। अच्छा, स्क्वायर के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो डायरेक्टली यही आ जाएंगे, तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखते हैं अब हमें क्या करना है। देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमें निकालनी है ए एम डॉट बी एन अपॉन सी डी और इन सब का क्या है होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा r माइनस 2a t1। ठीक है, इसका स्क्वायर, अच्छा इसको मैं स्क्वायर को यहाँ पे न लिख के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी, या छोड़ो वापस यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका मोड मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 2a t2 का मोड, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 3r t1 प्लस t2 माइनस 6a t1 t2 माइनस r स्क्वायर बाई 6। ये सब इसके इक्वल चल रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है। अब कुछ नहीं करना है, देखो अगर यहाँ से प्लस का आता है ये प्लस का आता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मोड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से ये माइनस का आता है ये प्लस का आता है तो माइनस माइनस फिर से लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब अल्टीमेटली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई दो बात नहीं है। ठीक है, मोड लगा दो, वाला मोड के बस सिंबल यूज कर रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे, बस इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया या तो ये दोनों माइनस में हो सकते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली वो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ तो भी माइनस अल्टीमेटली स्क्वायर होगा प्लस में आ जाएगा, या ये माइनस ये प्लस तो भी माइनस में आएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो r से इसको किए तो क्या हो गया r स्क्वायर, इससे किया तो क्या हो गया माइनस 2ra t2। ठीक है, फिर इससे किए इसको देखो क्या हो गया माइनस 2ra t1 और इससे इसको किए तो क्या हो गया प्लस 4a स्क्वायर t1 t2 अपॉन, अच्छा ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो उसकी दिक्कत है नहीं। तो अभी देखते हैं इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दो इसको, भाई इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं इसे। क्या हो जाएगा ये 3r, या इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो वही बात पड़ेगा 3r t1 प्लस t2। और अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू इसके बाद रख देंगे, है ना, माइनस यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो इसका अगर मैं कंपेरिजन कर दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू क्या आ गया 6, तो a के इक्वल क्या आ गया 3/2। ठीक है, तो a की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे रखा तो 6a, इसमें अगर मैंने a की वैल्यू रख दिया कितनी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल देगा ना 9, 3 और 3 9 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको अगर हम 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9। तो a की जगह अगर हम क्या रखेंगे जैसे देख लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको शायद, इसको 3/2 रखेंगे तो ये क्या हो गया 3 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 9 हो गया, तो मतलब आगे क्या हो गया 9 t1 t2 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, और जो 6 है हमारा वो ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर करके हम उसको बाहर लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया मल्टीप्लाइड बाई 36। 36 कहाँ से है, इस 6 को हमने क्या किया ऊपर लिया, स्क्वायर करके बाहर निकाल लिया, तो काम हो गया। अब देखेंगे कि और हम क्या कर सकते हैं, ये सब इसी के इक्वल चल रहा है, a की वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, बस a की वैल्यू क्या करना है रखना है, तो देखो r स्क्वायर माइनस यहाँ से किसको कॉमन ले सकते हैं 2ra को कॉमन ले सकते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया था कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया 2ra, a की जगह हम 3 बाई क्या लिखेंगे 2, तो ये क्या हो गया
T1 प्लस T2, और यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे है +4 a², मतलब a² यानी 3/2 का होल स्क्वायर कर दो तो 9 कितना हो गया 4, और ये हो गया T1 और T2। ठीक है, नीचे क्या है 3r T1 प्लस T2 माइनस 9 T1 T2। ठीक है, और माइनस क्या है r², और इन सब का क्या हो रहा है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। ये थोड़ा सा पैराबोला को कर देते हैं, ये होल स्क्वायर हो ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक, अब ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, हम नीचे से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, और स्क्वायर है तो बाहर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऊपर क्या हो गया r² माइनस 2r T1 प्लस T2 और प्लस 9 T1 T2। ठीक है, अपॉन यहां से हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये माइनस का, तो ये क्या हो गया r² माइनस 2r T1 प्लस T2 प्लस 9 T1 T2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और आगे क्या हो रहा है 36। तो ध्यान से देखो, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर क्या आ गया, अल्टीमेटली 36 आ गया। मतलब जो ये आपको कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। अब मेरे हिसाब से ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, बट हाँ कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व करवाया गया था कि अगर आपने कैलकुलेशन को सही से समझा है, और हाँ ये समझाने में शायद इतना टाइम लग गया, बट इतना टाइम ये कंज्यूम नहीं करता। आपको पता है सारे कोऑर्डिनेट्स जो भी ए के बी के सी के लिखने थे आसानी से लिख सकते थे, बस एक डी वाले में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी थी। अगर जेई में इतना भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम है। आप शॉर्टकट के थ्रू क्यों पहुंचना चाहते हो जेई में? देखो ये बात मैं नहीं, लगभग सभी टीचर्स जो मतलब जेई वहाँ पे आईआईटी में पढ़ाते हैं, HC वर्मा सर हो या जो भी हो, ये बताते हैं कि आप जेई के पर्पज को समझो कि वो आपसे क्या करवाना चाहती है, आपके माइंड को सोचने के लिए ट्रेन करना चाहती है। बट आप ट्रिक्स रट के एक टाइप के फॉर्मूले से क्वेश्चंस को करके चले जाते हो। ट्राई टू हैव दिस थॉट इन योर माइंड दैट यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू सॉल्व इट। आपको एक प्रॉब्लम मिला है, आप उसे सॉल्व कर सको, दैट्स ओके। अब ये नहीं कि इसका ये फॉर्मूला होता है लगा दिए भगा दिए, नहीं। एक प्रॉब्लम मिला है, आपको उसे किसी तरीके से अप्रोच करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि आप अल्टीमेटली इंजीनियर बनने वाले हो। आपको नया सोचना पड़ेगा। वो बात अलग है, शौक के लिए वो आईआईटी करे तो अलग बात है, बट आपको सोचना तो पड़ेगा ना नया वहाँ पे। वही तो उसका रिक्वायरमेंट है। अभी HC वर्मा सर ने बताया था कि आईआईटी में पहुंचने के बाद भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है बच्चों को। ये एग्जाम आपको प्रेशर हैंडलिंग भी सिखाती है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करें, कैसे लाइफ। अच्छा एक बात और, मैथ्स है ना, मैथ्स क्या बताती है आपको कि लाइफ में जब प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व कैसे करना है। अब आज हमारे पास प्रॉब्लम आया और हम भाग जाते हैं कहीं पे, या तो इधर देखते हैं उधर देखते हैं। पहले खुद ट्राई करना चाहिए, पहले खुद कोशिश करना चाहिए कि बिकॉज लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ भागोगे, नहीं भाग सकते ना। तो इसीलिए एक तरीका से मैथमेटिक्स तो बहुत शानदार सब्जेक्ट है, आपको सिखाती है कि लाइफ जीना कैसे है, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर को कैसे झेलना है, वरना थोड़ा सा होगा तो आप टूट जाओगे। और आईआईटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल हंसी की बात तो ये आ रही है कि बच्चों को कितने लोग ये कहते हैं कि आप पेपर लेने आ जाना। कैन यू बिलीव what kind of mentality they are creating, what kind of mentality they are developing? किस प्रकार की मेंटलिटी को वो लोग डेवलप कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि पेपर लेने आ जाना। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अभी से ही बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आप पेपर लेने आ जाना। अरे बच्चों को ये सिखाओ कि फेल होना तो होना, 1 साल और बर्बाद करो लेकिन पढ़ के आओ। 1 साल और बर्बाद करो, चाहे कुछ भी करो, हो गया तो हो गया, पढ़ के आओ, बिना पढ़े मत आओ। हाँ अगर सॉल्व भी करवाना है कोई चीज, मान लो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, दैट्स ओके। मेंटलिटी अच्छी रखो, ये मत कहो कि पेपर लेने आ जाए, बट ये कहो कि आज मैं रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन के
मतलब रिवीजन की मेंटेलिटी से उनको बुलाना ठीक रहता है। ये नहीं कि पेपर लेने आ जाओ, ये क्या मतलब हुआ? पेपर लेने की आदत हो जा रही है बच्चों को, तो इसीलिए हर एग्जाम में पेपर ही लीक हो जाता है। भाई पेपर लेने की आदत लगा दिया आपने, तब तो हर जगह पेपर ही मांगेंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मेंटेलिटी क्रिएट की जा रही है, और बाद में वो पेपर मांग रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लो अभी कहीं पेपर लीक हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है लोगों को, भाई क्यों लीक हो रहा है? क्योंकि मेंटेलिटी यहाँ से क्रिएट होती जा रही है, बचपन से मेंटेलिटी क्रिएट होती जा रही है कि हमें पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, बात खत्म। अब वो चाहे जो भी हो, अरे आपको पढ़ाई करनी है, पूरे साल पढ़ाई करो, बुक्स आपके पास है उसको पढ़ो, कभी आप टॉपिक को तैयार कर लिए, बात खत्म, अब जाओ एग्जाम में बैठो, कैसे आप यूज कर रहे हो। ईमानदारी तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पेपर सामने भी मिल जाए तो एग्जाम देने के बाद आके देखो कि पेपर में क्या था, तब जाके ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होगा। अदरवाइज ये तो देश को बर्बाद ही करना है, और तो क्या है। बच्चों के माइंड में ऐसे ऐसे बातों को डालना, इस उम्र में डालना बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। ना तो उनके अंदर पेट्रियोटिज्म का भाव आ पाएगा, ना समर्पण का भाव आ पाएगा, कुछ नहीं। ये बोलो कि अगर आपका पेपर खराब हुआ, अगर आप फेल हुए, डजेंट मैटर, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फिर से स्टार्ट करो, लेकिन पढ़ के जाओ। आजकल पढ़ी लिखी बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है, और मैंने तो बहुत लोगों को देखा है ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता लेते हैं, और वो बात गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेनिंग हुई है वो लेते हैं। एथिक्स नहीं हो पा रही है उनमें, डेवलप नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाई में संस्कार कैसे देना है मैटर करता है बहुत ज़्यादा। ज्ञान थोड़ा कम दे दो चल जाएगा, संस्कार पूरे दो, क्योंकि ज्ञान में कमी एक्सेप्ट हो सकती है, संस्कार में कमी आ गई तो फिर तो ज्ञान का गलत ही यूज होगा। लोग, मैं क्या बताऊं, लोग कहते हैं, सब कहते हैं, क्या कहते हैं कि एजुकेशन सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन है दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। तो आप एजुकेशन जैसा इतना शानदार वेपन बेवकूफ के हाथ में दोगे क्या? उसका तो गलत ही इस्तेमाल करेगा ना। या जिसकी मेंटलिटी खराब है उसके हाथ में दोगे क्या वेपन? एक बंदूक तो नहीं दे सकते उसको, रिवॉल्वर नहीं दे सकते, तो आप इतना तगड़ा वेपन उसको कैसे दे सकते हो जिसका संस्कार डेवलप नहीं हुआ, जिसकी मेंटलिटी अच्छी नहीं हुई? वो इसका डेफिनेटली गलत यूज करेगा, और हो भी रहा है। नहीं हो रहा है क्या? आप जाओ देखा, कितना % विश्वास है कि एजुकेशन से बच्चे सुधर रहे हैं और एजुकेशन से समाज सुधर रहा है। एजुकेशन दो, एजुकेशन दो, एजुकेशन दो, संस्कार दो, कोई बोल ही नहीं रहा है। संस्कार दो, कोई नहीं बोल रहा है, बस एजुकेशन भरे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? पावर आती जाएगी, और पावर अगर अनकंट्रोल्ड फॉर्म में है तो डिस्ट्रक्शन ही करेगी, कंस्ट्रक्शन तो नहीं करेगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को तो प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। मैंने किसी को देखा कि 30 साल के बाद भी नौकरी के लिए चिल्ला रहे, नौकरी चाहिए। ये मेंटलिटी क्रिएट कहाँ से हुई? पहले गांव में लोग खुश होते थे, गांव में कुछ भी नहीं था फिर भी सब खुश थे और अच्छी अच्छी जिंदगी जीते थे। हम तो जितना एजुकेटेड हो रहे हैं, एंजाइटी बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है, ड्रामा बढ़ रहा है, क्या बताए। छोड़ो, अपना काम तो यही है, मज़ा आता है इसलिए करवाता हूँ। और इसके जितने भी तरीके हैं आप उन तरीकों को देखना, अगर वो आसान है तो उससे भी कर सकते हो। मैं तो एक प्रॉब्लम लिया, उसको एक जनरल तरीके से अप्रोच किया और आंसर आपको दिखा दिया कि ये 36 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत हुई। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, ऑफ कोर्स विद समथिंग इंटरेस्टिंग।